नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दानचार्य निशुल्क क्लासेस और आपकी प्रसाद पंत वाली क्लासेस में। तो काफ़ी गैप आ गया था। इसका रीज़न भी मैंने आपको कल बताया था कि थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी कारण थे और उम्मीद करता हूँ आप भी सभी स्वस्थ होंगे और विशेष रूप से अपने परिवार का स्वयं का ज़रूर ध्यान रखें। तो अब हम वापस रेगुलर करते हैं, क्योंकि अभी भी देख लीजिए अब 8:30 लगभग हो चुके हैं, तो थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है। फिर भी आज एक मैसेज आया था कि सर यूट्यूब वाला भी आपका एक परिवार है, यूट्यूब का भी, तो उस परिवार के लिए भी कम से कम आप दिन में 30 मिनट तो हमारे लिए भी निकालो। बिल्कुल मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं नियमितता दे पाऊँ। एक दिन सर्दी कम होती है, दूसरे दिन वापस सर्दी आ जाती है ना। तो कोशिश करता हूँ लाइव आने की, लेकिन लाइव के बिना नियमितता नहीं रह रही है। तो ठीक है, जैसा भी हो हम कर रहे हैं नियमित और बढ़िया तरीके से नियमित करते भी रहेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, कम से कम आज वापस एक रिफ्रेशमेंट के लिए क्लास देते हैं, छोटी सी क्लास क्यों ना हो, जयशंकर प्रसाद से। तो हम सबसे पहले जब जयशंकर प्रसाद की बात करेंगे, आपको सही दिखाई दे रहा होगा, हाँ यहाँ पे बिल्कुल यहाँ तक शो हो रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जब जयशंकर प्रसाद के जन्म की बात करते हैं, तो जन्म आप सबको पता है 1889 1889 और हुआ कहाँ था? काशी के सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। और इनका जो निधन है वो हुआ था 1937 ईस्वी। उनका निधन कब हुआ था? 1937 ईस्वी हुआ था। जयशंकर प्रसाद जिन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, जिन्हें छायावाद का क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है, ठीक है। इनका बहुत प्रसिद्ध जो महाकाव्य है वो कामायनी है, उसके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे अब इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं, इनकी रचनाओं के बारे में, तो यहां से कुछ एक प्रश्न आते हैं और बड़े अच्छे प्रश्न आते हैं, ठीक है। देखिए इनकी सबसे पहली रचना जो है वो है प्रेम पथिक। इनकी सबसे पहली रचना जो है वो है प्रेम पथिक, जो 1905 में लिखी गई थी। इसके प्रेम पथिक के बारे में दो सन आते हैं, एक आता है 1905 और एक आता है 1913, ये दो सन आते हैं। तो कहते हैं साहब ये 5 और 13 ये क्यों आता है? तो देखिए 1905 में जब लिखी गई थी तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई थी, और 1913 में जब आई तो ये किस में लिखी गई? खड़ी बोली में इसको रूपांतरित कर दिया गया था। 1905 और 1913 में, है ना, तो इसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था। उसके बाद में आती है दूसरी रचना। दूसरी रचना जो है वो है चित्राधार। क्या है वो? चित्राधार। फिर आती है तीसरे नंबर पे आती है कानन कुसुम। क्या आती है? कानन कुसुम। चित्राधार, कानन कुसुम, ठीक है। कानन कुसुम के बाद में अगर हम बात करेंगे तो बाद में आएगी चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे जो रचना हम लेने चाहिए तो कौन सा लें? महाराणा का महत्व कोई खास नहीं है, एक करुणालय और है, चलो करुणालय लेते हैं। चौथे नंबर पे हम ले लेते हैं करुणालय। करुणालय के बारे में खास बात क्या है? करुणालय इनका गीति नाट्य है। करुणालय इनका गीति नाट्य है, ठीक है। ये चार रचनाओं को तो हम अलग पढ़ते हैं। उसके बाद एक जो क्रम अक्सर एग्जाम में जो क्रम पूछा जाता है रचनाओं का, वो क्रम ये क्रम है, कौन सा? झरना, उसके बाद आंसू और लहर और कामायनी। झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ये कामायनी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध इसलिए है कि जब हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि भाई खड़ी बोली में लिखित प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो हम पढ़ते हैं कि प्रिय प्रवास जो हरिओद ने लिखा था वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। लेकिन कहते हैं भी खड़ी बोली का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि भाई खड़ी बोली का सबसे प्रसिद्ध जो महाकाव्य है वो कौन सा है? वो कामायनी है, ठीक है। अब जैसे इनके सनों की बात करें तो 1918, झरना 1918, उसके बाद आंसू 1925 और लहर 1933, और जो कामायनी है 1935। कामायनी जो सन है उसका कौन सा सन है? 1935। कामायनी है वो 1935 है। तो ये जो है ये सन सारे इसके हैं। अब रही बात, हम बात करते हैं चित्राधार। देखिए चित्राधार के बारे में एक बात कर ले। इसमें दो संस्करण है। इसकी खास बात क्या है? इसमें इसके भी दो संस्करण मिलते हैं। चित्राधार के भी दो संस्करण मिलते हैं। फोन किसका आ रहा है? अभी फोन नहीं उठा सकते। हाँ 6 से 9, ठीक है। अब जो चित्राधार दो संस्करण है और कहते हैं कि 1906 से
लेकिन 1909 तक की जो क्या कहते हैं कि कविताएं हैं ना, उन कविताओं का संकलन जो है वो चित्राधार में है। अब कोई पूछे कि सर चित्राधार में कौन सी कविताओं का संकलन है, तो वन मिलन, उर्वशी, ये जो कविताएं हैं, वन मिलन है, अयोध्या का उद्धार है, प्रेम राज्य है, कल्पना सुख है, विदाई है, नीरव प्रेम है, विसर्जन है, ये सारी जो कविताएं हैं, इन सब का संकलन जो है हमें कहाँ मिलता है, वो हमें मिलता है चित्राधार में मिलता है। फिर हम बात करते हैं प्रेम पथिक। तो प्रेम पथिक के बारे में सिर्फ इतना जानना काफी है, जो हमने प्रेम पथिक लिखा कि एक छोटा सा प्रबंध काव्य है। इसके बारे में कहा जाता है कि एक छोटा सा एक प्रबंध काव्य है। बोले सर छोटा सा है तो प्रबंध काव्य कैसे होता है? प्रबंध काव्य में तो 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं, है ना, तो ये भी कहा जा सकता है। और कहते हैं कि भाई ये प्रेम पथिक जो है वो किससे मिलता जुलता है, तो जो श्रीधर पाठक का एकांतवासी योगी है उससे मिलती जुलती रचना ये कहलाती है। जो श्रीधर पाठक जो है, श्रीधर पाठक का जो एकांतवासी योगी है, एकांतवासी योगी, कहते हैं ये उससे मिलती जुलती रचना है। श्रीधर पाठक के एकांतवासी योगी से मिलती जुलती रचना है। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब जैसे बात करते हैं झरना, तो झरना इनका एक गीत संग्रह है, जबकि आंसू इनका जो है वो स्मृति काव्य है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं ये जो आंसू है ना, ये खरीद के लाया था भाई। ये तो झरना इनका एक गीत काव्य है, गीति काव्य है, ठीक है। और आंसू जो है वो इनका स्मृति काव्य। कहते हैं कि जैसे राम की शक्ति पूजा में निराला ने अपनी विरह वेदनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया है ना, राम के माध्यम से अपने आप विरह वेदनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया है, ठीक वैसे ही आंसू में जयशंकर प्रसाद ने अपनी पीड़ाओं का गुणगान किया है। अभी थोड़े दिन पहले मैं खरीद के लाया हूं आंसू, मैंने कहा देखते हैं इसमें आखिर ऐसा है क्या। तो झरना में एक गीत काव्य है, जबकि आंसू जो है वो एक स्मृति काव्य है, बहुत ही प्रसिद्ध है। अवकाश भला है किनको सुनने की करुण कथाएं, पंक्ति जो है वो इसी की है, आंसू की। अवकाश भला है सुनने को किनको सुनने की करुण कथाएं, ये जो पंक्ति है ये आंसू के बारे में ही कही जाती है। आंसू जो इनका काव्य है उसी की पंक्ति है। याद रखना एग्जाम में इनका क्रम पूछा जाता है। हम बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, लेकिन व्याख्याताओं में मोस्टली क्रम पूछा जाता है। सेकंड ग्रेड में इतना क्रम वगैरह नहीं पूछा जाता। अब सुनने में आया था, आज ही शिक्षा मंत्री जी का बयान था कि फरवरी के अंत तक जो है वो पीटीआई, लैब असिस्टेंट वगैरह में सेकंड ग्रेड का उन्होंने नाम लिया। 10,000 के करीब सेकंड ग्रेड आ रही है। और एक चल रहा है वो तो अभी तक पुख्ता नहीं है, कह रहे हैं 4,000 सेकंड ग्रेड आ रही है। मेरा इतना मानना नहीं है, लेकिन फिर भी काफी जगह चल रहा था। आज फेसबुक पे भी काफी चर्चा रही थी कि लगभग 4,000 सेकंड ग्रेड। तो आप अगर 4,000 नहीं मानो ना, तो लगभग मेरा मानना है कि भाई 2500 प्लस तो रहेगी हिंदी की सीटें। तो निश्चित रूप से आप बढ़िया तैयारी करें, लगातार तैयारी करें। मैंने बुक्स की जो सूची है वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, एक यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है पुस्तक सूची नाम से, उसमें आप जाके देख सकते हैं आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। और थोड़े दिनों में आपको एक बढ़िया रणनीति बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। ये लगता है कि थोड़ा कम मैटर है, कम मैटर नहीं है, इतना बहुत है। अगर पढ़े ना ढंग से तो इतना बहुत है मैटर, ठीक है। उसके बाद में हम जब कामायनी के बारे में बात करते हैं, देखो उससे पहले एक दो चीजें बता दूं। देखो कुछ विद्वान जो हैं, कामायनी के बारे में बात करूं, कुछ विद्वान इन्हें झारखंडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झारखंडी कवि। इन्हें झारखंडी कवि कहकर पुकारा जाता है। ये ब्रज भाषा में जब लिखते थे तो कलाधर नाम से लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? इन्हें झारखंडी कवि भी कहा जाता है। ये ब्रज भाषा में जो है वो कलाधर नाम से लिखा करते थे। और ये हमने बातें कर ली है कि भाई इलाचंद्र जोशी, गणपति चंद्र गुप्त ने इनको छायावाद का जनक कहा है कि नहीं कहा है, ठीक है। इनका एक उर्वशी काव्य है, जिसे कहा जाता है कि भाई उर्वशी जो है वो चंपू काव्य है, अर्थात गद्य और पद्य मिश्रित है ना। झारखंडी है, कलाधर है, उर्वशी इनका चंपू काव्य है, और करुणालय जो है वो इनका गीति नाट्य है। इसके अलावा अगर कोई बात याद करना चाहो तो छायावाद, ये तो बात हो गई। कामायनी के बारे में बात कर लेते हैं। बस इतनी बातें हैं विशेष रूप से, ठीक है, जो एग्जाम में आने के लायक है। अब जब कामायनी की बात करते हैं तो कामायनी जो है वो इनका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। ये आप सबको पता है, सर्वश्रेष्ठ काव्य कहलाता है। बल्कि काव्य न कहकर मैं इसे क्या कहूं, इसे महाकाव्य कह सकता हूं। सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है कामायनी।
कामायनी आपको पता है कि इनका अंतिम भी है और सर्वश्रेष्ठ भी है, जिसमें मनु की जीवन गाथा का वर्णन किया गया है। जो मुख्य पात्र मनु, श्रद्धा, ईड़ा वगैरह है ना, तो मनु के जीवन गाथा का वर्णन है। कामायनी सर्वश्रेष्ठ है और साथ में मैंने बताया चूंकि अंतिम महाकाव्य है। ठीक है, अब कहें कि भाई इसकी प्रेरणा स्रोत क्या है। भाई ये जो कामायनी है इसका प्रेरणा स्रोत ग्रंथ कौन सा है, तो आपको पता है शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है शतपथ ब्राह्मण से इसकी प्रेरणा मिली थी किसको, जयशंकर प्रसाद को। और इसका उद्देश्य क्या था कि भाई आखिर जो हम कामायनी लिखने जा रहे हैं इसके पीछे उद्देश्य क्या था, तो हम चूंकि इसके जब सर्ग पढ़ेंगे चिंता है ना, काम वासना लज्जा ईड़ा, चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म ईर्ष्या स्वप्न ईड़ा स्वप्न संघर्ष, इस प्रकार से, तो उसमें इसका उद्देश्य जो होता है, इसका उद्देश्य अंतिम सर्ग में स्थापित होता है। अंतिम सर्ग है आनंद सर्ग है, तो इनका जो उद्देश्य है वो आनंदवाद की स्थापना करना है। आनंदवाद की स्थापना करना है, इनका उद्देश्य क्या है, आनंदवाद की स्थापना करना है। प्रेरणा स्रोत क्या है, शतपथ ब्राह्मण है, ये इनका प्रेरणा स्रोत माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने इस कामायनी के बारे में क्या कहा है कि मैंने ये बातें जब साकेत करवा रहा था तब भी मैंने ये बातें बोली थी कि एन डी वाजपेयी यानी नंद दुलारे वाजपेयी, इन्होंने कहा है कि मानवता का रसात्मक इतिहास कहकर पुकारा। बहुत अच्छी बात है, आपको मैंने उस दिन भी कहा था ये युग प्रवर्तक काव्य नहीं है, युग प्रवर्तक साकेत को कहा गया है, इसे कहा गया है नए युग का काव्य, इसे कहा गया है नए युग का काव्य, इसे नए युग का काव्य कहा गया है, या फिर इसे नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है मानवता का रसात्मक इतिहास। क्या कहा है, मानवता का रसात्मक इतिहास कहकर पुकारा है ना। और एक मैंने आपको उस दिन भी एक चर्चा की थी, मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में चर्चा की थी कि रामधारी सिंह दिनकर ने भी इनके बारे में एक परिभाषा लिखी है। किसने, दिनकर ने। दिनकर क्या कहते हैं, दिनकर कहते हैं कि इस विलक्षण, ऑफलाइन स्टूडेंट ने तब तक लिख दिया होगा, जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उन्होंने तब तक कमेंट में लिख भी दिया होगा कि इस विलक्षण कथा के संधान मात्र को मैं आधी रचना समझता हूं, आधी रचना समझता हूं, बल्कि इसी टाइप की परिभाषा है, समझता हूं। इस विलक्षण कथा के संधान मात्र को मैं आधी या उससे अधिक कविता मानता हूं। यह बात भी कौन कहता है, यह बात कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि दोष रहित है, यह दोष रहित, सॉरी इनका एक निबंध है, दोष रहित में नहीं कहते, इनका एक निबंध है दिनकर का, उस निबंध का नाम है दोष रहित और दोष सहित। इनका एक निबंध है दोष रहित दोष सहित, उसमें ये बात बोलते हैं कि इस विलक्षण कथा के संधान मात्र को मैं आधी रचना, यानी रचना की जगह उन्होंने कविता लिख रखा है, मैं आधी कविता या उससे अधिक कविता समझता हूं। तो बहुत बड़ी बात कही है दिनकर ने। किसके बारे में कही है, ये कही है कामायनी के बारे में। और कहते हैं इसमें कुल जो सर्ग हैं, कुल जो हैं वो 15 सर्ग हैं। मैंने पिछले वीडियो में 15 सर्ग बताए थे। चिंता आशा श्रद्धा आपको कैसे याद करने हैं, चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा, तो 3 को याद करना। चिंता देखो आपको याद करने बताए थे मैंने, यहां बता देता हूं। चिंता किसने की, आशा ने की, किसकी की, श्रद्धा की। चिंता आशा श्रद्धा, फिर काम वासना, ये साथ में आता है, लज्जा, काम वासना लज्जा, उसके बाद कर्म ईर्ष्या, कर्म में कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कर्म ईर्ष्या, ठीक है, ईड़ा स्वप्न, ईड़ा स्वप्न संघर्ष, ईड़ा स्वप्न संघर्ष, निर्वेद, ईड़ा स्वप्न संघर्ष, उसके बाद आता है निर्वेद दर्शन रहस्य और आनंद। निर्वेद दर्शन, निर्वेद यानी शांति, शांति से दर्शन करो, हाँ, निर्वेद दर्शन रहस्य, और उसके बाद है
आनंद, निर्वेद दर्शन रहस्य और आनंद, निर्वेद दर्शन रहस्य और आनंद। तो ये टोटल जो हैं वो होते हैं। ठीक है, तो जो 15 सर्ग हैं, 15 सर्ग में आपको बताया चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, स्वप्न, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष। उसके बाद में है निर्वेद दर्शन रहस्य और आनंद। ये इस प्रकार से इनके 15 सर्ग हैं। सबसे महत्तम सर्ग जो है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट सर्ग जो है वो है आनंद, क्योंकि आनंद सर्ग में ही आनंदवाद की स्थापना या मानवतावाद की स्थापना होती है। आनंदवाद या मानवतावाद की स्थापना होती है। अब जो इसका प्रथम सर्ग था चिंता सर्ग, चिंता, आशा, श्रद्धा, है ना, चिंता, ये ना चिंता। तो ये जो है कहते हैं इसके कुछ अंश जो थे वो सुधा पत्रिका में भी छपे थे। इसके कुछ अंश जो थे वो सुधा पत्रिका में भी छपे थे। अब एक चीज और आती है कि भाई इस कामायनी पर इनको पुरस्कार कौन सा मिला था? तो इस कामायनी पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है वो इस कामायनी पर इनको मिला था, मंगला प्रसाद पारितोषिक। मंगला प्रसाद पारितोषिक भी इनको इस रचना पर मिला था। ये अंतिम। और अच्छा, इसमें जो मनु मन का प्रतीक है, इसमें जो प्रतीक की बात करें, चलो मिटाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। देखो इसमें जो मनु है वो किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। पहले तो पात्र कौन कौन से हैं? पात्र आपको पता है, मनु है, श्रद्धा है, ईड़ा, श्रद्धा जिसे कामायनी कहा गया, ईड़ा है, श्रद्धा है, ईड़ा, श्रद्धा यानी हृदय। ठीक है, मनु मन का और श्रद्धा जो है वो हृदय का, और जो ईड़ा है वो बुद्धि का प्रतीक है। वो किसका प्रतीक है? बुद्धि का प्रतीक है। और कुमार जो है वो है मानव का प्रतीक। मनु मन का प्रतीक है। और जो श्रद्धा को ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाए कि श्रद्धा, ये कामायनी नाम किसका है? तो ये कामायनी नाम श्रद्धा का ही है। कामायनी नाम किसका है? श्रद्धा का है। ईड़ा बुद्धि है, कुमार जो है वो मानव है, और जो आकुली किरात है, आकुली किरात और आता है, वो आसुरी शक्तियां हैं। तो वो उतना नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो यही जो श्रद्धा है इसका दूसरा नाम कामायनी है। इस श्रद्धा को ही कामायनी कहकर पुकारा गया है, और ये हृदय के प्रतीक है। जबकि ईड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है, और बार बार जो कुमार है वो मानव का प्रतीक है। तो ये जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ विशेष बातें। अब जैसे मान लो जयशंकर प्रसाद के बारे में आपसे पूछा जाए कि साहब इनके कहानी संग्रह बताओ, तो कहानी संग्रह को आप याद कर सकते हो, छाप आई। हालांकि हम जब कहानियां गद्य विधाएं करेंगे तब ये चीजें आएंगी, फिर भी बता देता हूं। छाप आई मतलब छाया, प्रतिध्वनि, आ से आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, तो ये इनके कहानी संग्रह हो जाएंगे। छाप आई, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। फिर अब मान लो पूछ लिया कि साहब इनके उपन्यास कौन से हैं, तो इनके उपन्यास है 3, कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल, तितली और इरावती। इरावती जो है वो इनका अपूर्ण उपन्यास है, अधूरा उपन्यास है। तो साहब इनके नाटक कौन से हैं? तो नाटक आप देखिए, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री या राज्यश्री लिखा हुआ आता है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, विशाख दत्त। तो इस प्रकार से इनके कुछ नाटक, तो वो हम जब विधाएं करेंगे, गद्य विधाएं करेंगे, तो उसमें नाटक में नाटक आ जाएंगे, उपन्यास में उपन्यास आ जाएंगे, कहानियों में कहानियां आ जाएगी। तो इस तरह से हम करें। बाकी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो जयशंकर प्रसाद के बारे में यही है। क्रम अगर पूछा जाता है तो छाप आई, एक तो कहानी संग्रह का, एक झरना आंसू लहर कामायनी, इनके बारे में पूछा जाता है। प्रेम पथिक 2 पहले ब्रजभाषा में थी, फिर खड़ी बोली। चित्राधार है जिसमें 6 से 9 तक की कविताएं हैं। कानन कुसुम भी है। करुणालय इनका गीति नाट्य है। और एक उर्वशी जो था इनका, मैंने कहा लिखा था, उर्वशी जो है इनका चंपू काव्य है। और सबसे प्रसिद्ध जो है कामायनी। अब अगर फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाए तो मेरा मानना है कि हो सकता है आपको इन 15 सर्गों में से 3 सर्ग या 4 सर्गों का क्रम भी पूछा जाए, तो आपको ये 15 सर्ग भी बढ़िया तरीके से याद होने चाहिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद दर्शन रहस्य आनंद, निर्वेद दर्शन रहस्य आनंद, निर्वेद दर्शन रहस्य और आनंद। आनंद से आनंदवाद की स्थापना होती है। चिंता सर्ग का कुछ अंश जो है वो सुधा पत्रिका में छपता है। ये जयशंकर प्रसाद इन्होंने इंदु पत्रिका से अपने साहित्य की शुरुआत की थी, और धीरे धीरे 1937 मतलब जो शुरुआत उन्होंने 1906 के आसपास
इंदु पत्रिका से की थी, वो शुरुआत का अंत कहाँ होता है? 1937 में इनके निधन के साथ ही अंत होता है। गणपति चंद्रगुप्त इलाचंद्र जोशी ने इनको छायावाद का जनक माना है, इन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। मैं अगर बात करूं तो आगे लिखते हैं, पहले तो बच्चन सिंह लिखते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं उनमें कोरी अंधश्रद्धा है। अर्थात बच्चन सिंह कहते हैं जयशंकर प्रसाद जो हैं वो छायावाद के प्रवर्तक नहीं हैं। वहीं अज्ञेय क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं कि निराला और जो पंथ हैं उनमें प्रतिभा, मौलिकता कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा को छायावाद का प्रवर्तक बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि न तो उनमें वैसी मौलिकता है और न उनमें नयापन है। तो अज्ञेय और बच्चन सिंह जो है कहीं ना कहीं जो है इनके विरोधी हैं। जबकि सुमित्रा नंदन पंत स्वयं क्या कहते हैं कि अगर छायावाद का कोई प्रवर्तक हो सकता है तो वो जयशंकर प्रसाद हो सकता है ना। तो ये जयशंकर प्रसाद के बारे में हमने कुछ विशेष बातें जानी। देखो, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, ये इतना कुछ मुझे याद है, कुछ हेल्प लेनी पड़ती है, बहुत सा याद है, लेकिन याद होना अलग चीज होती है, क्रमबद्ध याद होना अलग चीज होती है। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं बढ़िया तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने जो है वो प्रस्तुत करूं। कई बार प्रस्तुत हो जाता है, कुछ चीजों में रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे बड़े से बड़ा विद्वान हो, एक कहावत जो है कि घोड़ो वड़े पान सड़े विद्या बिसर जाए, रोटो जड़े अंगार में कहो चेला खिनवाए। विद्या को भूलना, विद्या भूलते जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? फेरना, रिवीजन की आवश्यकता होती है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। कोशिश कीजिए, इस क्लास को अगर 4-5 बार देखोगे ना तो ये चीजें स्थायी हो जाती है माइंड में। मैं खुद आप लोगों के लिए चिंतित रहता हूं कि भाई मैं आपको क्लास रेगुलर दूं। आज भी मैंने अपने जो ऐप वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे यही बोला, मैंने कहा देखो यूट्यूब पर भी बहुत से स्टूडेंट्स मेरा वेट करते हैं, है ना, जो ये चाहते हैं कि सर हम कोर्स नहीं ले सकते, हम आप यहाँ सहायता कीजिए। तो मैं ना तो उनको निराश कर सकता हूँ, ना ऑफलाइन जो मार्गदर्शन लेने आते हैं ना उनको निराश कर सकता हूँ, ना ऐप वाले स्टूडेंट्स को निराश कर सकता हूँ। फिर भी कोशिश कीजिए कि जितना भी मैटर, जितना भी टाइम देता हूं उतना में आपको फायदा मिले और वास्तव में आपको आनंद आए कि नहीं सर ये क्लास हमें सफिशिएंट लगी। विस्तृत तो हम जितना चाहे पढ़े ना, कहां दिक्कत है। जिस जयशंकर प्रसाद का जन्म 1906 से, मतलब 1906 से इंदु पत्रिका से उन्होंने अपने साहित्यिक सफर की शुरुआत की थी, तो जो शुरुआत 1906 से 1937 तक अनवरत चली थी, क्या उस 31 सालों का जो सफर था, उस सफर को हम एक बोर्ड पर याद कर सकते हैं? असंभव चीज है। उस 31 सालों के सफर को एक बोर्ड पर सीमित कर देना बिल्कुल भी जायज नहीं है और हो भी नहीं सकता। हम तो सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं, तो मैं आपको सिर्फ वही बताने का प्रयास करता हूं जो एग्जाम में आने के लायक है ना। तो आज एक रिफ्रेशमेंट क्लास है जिससे आपको थोड़ा लगे कि हाँ चलो हमारी कंटिन्यूटी वापस बने। ईश्वर करे कि कल मैं किसी भी तरह से आपको क्लास जो है थोड़ी बड़ी क्लास दूं, जिसमें मैं आपको पंत और निराला और महादेवी तीनों कंप्लीट एक साथ करवाऊं। तो कल मैं कोशिश करूंगा 1 घंटे की क्लास देने का। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में पुस्तक सूची दी हुई है, जिनको जानना हो कि भाई हम कैसे जो हैं वो कौन कौन सी किताबें पढ़े, तो वो यूट्यूब पे वीडियो का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक राजस्थान जीके के टेस्ट का यूट्यूब लिंक भी दिया हुआ है कि आपको कैसे टेस्ट ज्वाइन करना है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और हिस्ट्री के जो टेस्ट स्टार्ट किए उसका भी एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो वहां पर वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा प्रयास है कि आपके लिए धीरे धीरे बहुत बेहतर करूं विज्ञप्ति से पूर्व, ताकि वास्तव में आप लोगों का सिलेक्शन हो और आपके घरों में भी वास्तविक रूप से दिवाली आए, है ना, अगले दिवाली तक आपको ज्वाइनिंग मिले। ऐसा मेरा मानना है कि अगर वैकेंसी जल्दी आई तो पेपर जल्दी होगा, पेपर जल्दी हुआ तो आपको ज्वाइनिंग भी जल्दी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।